हेलो दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 एनसीईआरटी बोर्ड का जो सोशल साइंस का बुक है उसमें से चैप्टर नंबर 2 रीशेपिंग इंडियाज़ पॉलिटिकल मैप। इस चैप्टर का ये सेकेंड पार्ट है जिसमें हम देखने वाले हैं राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसका मतलब होता है कि दिल्ली सल्तनत का उदय और अस्त, पतन जिसे हम कह सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फिर बिना वक्त गवाए शुरू करेंगे राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का उदय और पतन, इस पॉइंट को डिटेल में समझने के लिए राइज एंड फॉल ऑफ द दिल्ली सल्तनत। ओके, दिल्ली सल्तनत का उदय और अस्त या फिर पतन कैसे हुआ ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। तो शुरुआत होती है, देखो सल्तनत वर्ड जो है जिसे हिंदी में सल्तनत कहा जाता है तो उसका मीनिंग क्या है सबसे पहले हम समझेंगे। सल्तनत का मीनिंग है, देखो अ टेरिटरी रूल्ड बाय अ सुल्तान, अ टाइटल दैट सम मुस्लिम रूलर्स अडॉप्टेड। सल्तनत जो है ये एक ऐसा एरिया है, ऐसी टेरिटरी की जिसे कौन रूल करता था? सुल्तान रूल करता था। अभी सुल्तान किसे कहा जाता है? तो जो मुस्लिम रूलर्स थे वो खुद को सुल्तान बुलाते थे। तो ऐसी टेरिटरी कि जहाँ पे सुल्तान का रूल है उसे सल्तनत कहा जाता है। तो हम समझेंगे, देखो क्या दिया है। वी बिगिन our journey here with the Delhi Sultanate formed after the defeat in 1192 of King Prithviraj Chauhan who ruled over part of northwestern India। अभी हमारी जर्नी जो है हम इसे शुरुआत करेंगे दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई इससे। तो दिल्ली सल्तनत जो है या फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत कैसे हुई? तो आफ्टर द डिफीट इन 1192 ऑफ किंग पृथ्वीराज चौहान, 1192 को किंग पृथ्वीराज चौहान को, राजा पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद में दिल्ली सल्तनत की शुरुआत हुई। और ये आपको याद रखना पड़ेगा कि किंग पृथ्वीराज चौहान जो थे वो कहाँ पे रूल कर रहे थे? नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में रूल कर रहे थे। तो उनको हराने के बाद में दिल्ली सल्तनत यहाँ पे सेट हो गई। दिस सल्तनत सॉ द रूल ऑफ 5 सक्सेसिव फॉरेन डायनेस्टीज ऑफ टर्किक अफगान ओरिजिन, द मामलुक्स जिसे स्लेव डायनेस्टी कहा जाता था, द खिलजीज, द तुगलक्स, द सैयद एंड द लोधीज। इसका मतलब है कि जो उत्तरी पश्चिमी भारत है उनके कुछ हिस्सों पर तुर्क, अफगान, टर्किक और अफगान ओरिजिन के जो मूल के ऐसे 5 वंशों ने वहाँ पे शासन किया। और ये वंश कौन से थे? तो मामलुक को मैंने आपको पहले बताया कि स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश कहा जाता है। खलजीज, तुगलक, सैयद और लोधीज, इन 5 वंशों ने उन्होंने यहाँ पे क्या किया? तो शासन किया। While certain part of northern India came under the control of Delhi सल्तनत, अभी ये जो सल्तनत है दिल्ली सल्तनत उनके कब्जे में उत्तर भारत का कुछ हिस्सा आया। बट लेकिन याद रखना है आगे क्या दिया है, देखो नेबरिंग किंगडम्स, उसके जो पास वाले किंगडम है उसमें से कौन? सच एज ईस्टर्न गंगाज इन द ईस्ट, ईस्टर्न गंगा, पूर्वी गंग वंश जिसे बोला गया है। और साउथ में जो है दैट इज द होयसाल किंगडम, इन्होंने क्या किया? तो इसको बहुत ऐसा विरोध किया। इन द साउथ रेसिस्टेड इन एडवांस, इन्होंने क्या किया? तो बहुत उसका विरोध किया। फिगर नंबर 2.3 आप देख सकते हैं। हम फिर से जाएंगे उसकी तरफ। जो सैफरन कलर से दिखाई, देखो होशियाल टेरिटरीज है और ईस्टर्न गंगा टेरिटरीज अंडर नरसिम्हा। ये पूरा जो एरिया है इट वॉज नॉट अंडर द सल्तनत, वो सल्तनत के अंडर में नहीं गया था। तो आप ये यहाँ पे समझ सकते हैं, इन्होंने अच्छा खासा उन्हें विरोध किया। अंडरस्टैंड एंड ऑल्सो इमर्ज एज थ्राइविंग सेंटर ऑफ आर्ट, कल्चर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। और ये जो राज्य है वो कला, संस्कृति और प्रशासन के बड़े केंद्र बने रहे। अंडरस्टैंड, ये दोनों भी राज्य। द सिटी ऑफ दिल्ली ऑल्सो अज्यूम अ बिगर रोल इन द पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। अंडरस्टैंड, तो इसी समय जो दिल्ली है वो भी क्या हो गया? तो उत्तर भारत की राजनीति का मुख्य केंद्र बन गया। द सल्तनत period was marked by political instability combined with efforts at territorial expansion। Understand? सल्तनत काल में क्या हो गया? तो during the सल्तनत period it was marked by political instability combined with efforts at territorial expansion। राजनीतिक अस्थिरता और लगातार विस्तार की कोशिशें वहाँ पर हुई सल्तनत काल में। This resulted in military campaign दैट रेडेड विलेजेस एंड सिटीज़। और इसका क्या इसकी वजह से क्या हो गया? तो इसके चलते क्या हुआ? तो गाँवों में और शहरों पर बहुत सारे सैनिक अभियान चलाए गए, मिलिट्री कैंपेन चलाई गई गाँव और विलेजेस और सिटीज़ पे, शहरों पर, गाँवों पर। एंड प्लंडर्ड एंड डिस्ट्रॉयड टेम्पल्स एंड सीट्स ऑफ लर्निंग। और क्या किया गया इन मिलिट्री अभियानों के बाद? तो मंदिर और शिक्षा के केंद्रों को लूटा और नष्ट किया गया। डिस्ट्रॉय मीन्स
नष्ट करना। और प्लंडर का मतलब मैंने आपको पहले बताया कि प्लंडर का मतलब होता है लूटना। तो इन्हें ये जो शिक्षा के केंद्र है टेम्पल, इन्हें लूटा गया और उन्हें नष्ट किया गया बाय दिस मिलिट्री कैंपेन। सक्सेशंस इन ब्रैकेट द अपॉइंटमेंट्स ऑफ न्यू सुल्तान्स, नए सुल्तान का जो अपॉइंटमेंट होना है वो ऑफन वायलेंट। जो राज सिंहासन है इस पर बैठने का संघर्ष भी बहुत ज़्यादा हिंसक होता था, वायलेंट होता था। नया सुल्तान बनने के लिए बहुत ज़्यादा वायलेशन वहाँ पे हो रहा था। ऑलमोस्ट 2 सुल्तान्स आउट ऑफ 3 सीज पावर बाय एलिमिनेटिंग देयर प्रीडिसेसर्स। ओके, 2 में से 1 सुल्तान ने क्या किया, तो अपने पहले वाले सुल्तान की हत्या करके ही वो क्या हुआ, तो गद्दी पर बैठा था। याद रखिए, बहुत वायलेंट, मैंने आपको पहले बताया कि एक दूसरे को मारा जाता था सुल्तान बनने के लिए, ठीक है। सो दैट अ सुल्तान्स एवरेज रिगन वॉज हार्डली मोर देन 9 ईयर्स। तो इसी कारण आप देख सकते हैं कि एक सुल्तान का जो शासन है औसतन सिर्फ 9 साल तक ही चलता था। उसके बाद दिया देखो फिगर 2.6 अलाउद्दीन खिलजी। अंडरस्टैंड क्या दिया है, अ कॉइन मिंटेड बाय अलाउद्दीन खिलजी विच बियर द इंस्क्रिप्शन सिकंदर सानी और द सेकेंड अलेक्जेंडर इन पर्शियन। अभी ये जो सिक्के आप देख रहे हैं ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए थे और वो खुद को क्या बोला था, तो खुद को क्या बुलवाता था वो, सिकंदर सानी, या फिर इसे ही बोला गया द सेकेंड अलेक्जेंडर, मीन्स दूसरा सिकंदर वो खुद को कहलवाया करता था और उसी के इसमें ये सिक्के बनाए गए थे। ओके, और इसी तरह से वो खुद को क्या करता था, तो खुद को एक महान विजेता वो खुद को मानता था और एक महान योद्धा या फिर विजेता वो दिखाना चाहता था इसके ज़रिए से। लुकिंग एट फिगर 2.6 व्हाई डू यू थिंक अलाउद्दीन खिलजी कॉल्ड हिमसेल्फ द सेकेंड अलेक्जेंडर। तो आपको क्या लगता है वो खुद को क्यों ऐसा बुलाता होगा सेकेंड अलेक्जेंडर। तो वो अभी मैंने आपको बताया कि इसका ये कारण था कि सिकंदर क्या था, एक दुनिया का महान विजेता जिसे माना जाता था और खिलजी भी खुद को एक महान योद्धा और विजेता दिखाना चाहता था, इसलिए वो खुद को क्या कहलाता था, तो द सेकेंड अलेक्जेंडर वो खुद को कहलवाता था। इसके बाद दिया देखो, एट द टर्न ऑफ 14th century अलाउद्दीन खिलजी conducted military campaign over large areas of north and central India, sacking and plundering many cities. At the same time, he also repelled several invasions by Mongol force who were trying to add India to the vast Mongol empire. अभी 14th century के शुरुआत में उसने क्या किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कंडक्टेड मिलिट्री कैंपेन, उसने मिलिट्री कैंपेन चलवाए नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया में, उत्तर और मध्य भारत में उसने कई जगह पर युद्ध किए और इन युद्धों में उसने क्या किया, तो सैकिंग एंड प्लंडरिंग मेनी सिटीज़, बहुत सारे शहर जो है उनको लूटा। अंडरस्टैंड, एट द सेम टाइम उसी टाइम पर ही ऑल्सो रिपेल्ड सेवरल इन्वेंशंस बाय मंगोल फोर्स, और मंगोल जो है वो उन्होंने भी कई बार भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन खिलजी ने उन्हें क्या किया, तो हराकर भारत की रक्षा की, उन्हें वापस हरा दिया। हु आर ट्राइंग टू इंडिया, और ये जो मंगोल्स थे वो चाहते थे कि ये जो भारत है वो मंगोल एम्पायर के साथ उसे जोड़ना चाहते थे, मगर इसे सक्सेसफुल होने नहीं दिया, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। हिज स्लेव जनरल मलिक काफूर expanded the sultanat's reach southward, conquering several kingdoms on the way. Their plundered wealth helped finance the sultanate enormous military apparatus. ओके, उनके जो सेनापति थे, उसका जो सेनापति था मलिक काफूर, उसने क्या किया, तो ये जो सल्तनत है उसका विस्तार दक्षिण की ओर किया, दक्षिण की तरफ बहुत सारे किंगडम को जीतकर उसने क्या किया, तो वहाँ पर इस किंगडम को उसने फैलाया और वहाँ की जो धन संपत्ति उसे लूटा, और ये जो लूटी हुई संपत्ति इसे ही सल्तनत क्या करती थी, तो मिलिट्री अपैरेटस मीन्स मिलिट्री के लिए जो लगने वाली चीज़ें इसको मजबूत बनाने के लिए सल्तनत उसका यूज़ कर रही थी, उस पूरे वेल्थ का, उस पूरे धन संपत्ति का। ही ऑल्सो अटैक्ड नंबर ऑफ हिंदू सेंटर्स सच एज श्रीरंगम, मदुराई, चिदम्बरम एंड पॉसिबली रामेश्वरम। और याद रखना है कि इन्होंने दक्षिण की ओर गए और वहाँ पे जो कुछ धार्मिक स्थल थे हिंदुओं के उन पर भी हमला किया। उसमें से कौन है, श्रीरंगम, उसके मदुराई, चिदम्बरम और यहाँ तक कि रामेश्वरम पर भी उन्होंने अटैक किया। अंडरस्टैंड, ये सब हिंदू सेंटर्स थे, यहाँ पर भी उन्होंने अटैक करवाया। चलिए फिर आगे कुछ समझते, लेट्स एक्सप्लोर। क्या दिया है देखिए, व्हाट काइंड ऑफ रिसोर्सेज डू यू थिंक वर नीडेड टू मेंटेन एन आर्मी एंड वेज वॉर इन दोज डेज। अभी जो पुराने समय में जो सेनाएं थी उन्हें बनाए रखने के लिए और साथ साथ युद्ध करने के लिए किस तरह की जो रिसोर्सेस है
उनकी ज़रूरत पड़ती होगी, रिसोर्सेज में संसाधनों की ज़रूरत पड़ती होगी उन दिनों में, ये आपको उसके बारे में सोचना है या फिर उसे ढूंढ निकालना है। डिस्कस इन ग्रुप्स द वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन्वॉल्व, आपके ग्रुप में आपको समूह में चर्चा करनी है कि क्या चर्चा करनी है कि वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स इन्वॉल्व, अलग अलग तरह के खर्चे, इसमें कौन से खर्चे इन्वॉल्व है। फ्रॉम वेपन्स और फूड फॉर सोल्जर्स टू एनिमल्स यूज इन वॉरफेयर, रोड कंस्ट्रक्शन एक्सेट्रा। अभी कौन से खर्च हो रहे हैं इस पर, कौन से खर्च इसमें शामिल होंगे, तो हथियार हो गए, सैनिकों के लिए खाना, युद्ध के समय जो जानवर यूज़ किए जाते हैं वो, सड़क निर्माण, इन सब पर क्या होते तो उस टाइम पर खर्चा होता था, ये सब उसमें इन्वॉल्व है। ठीक है, आपको ग्रुप में इसके बारे में डिस्कस करना है। अ फ्यू डिकेड्स लेटर, कुछ दशकों बाद, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे तुगलक कहा जाता है, रूल डेली एंड एक्सपांडेड डेली सल्तनत टेरिटरीज फर्दर। अभी कुछ दशकों बाद क्या हो गया, तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो दिल्ली पर शासन उसने किया और उसने दिल्ली सल्तनत का अच्छा सा विस्तार भी किया। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द मौर्यन एम्पायर, मोस्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट वॉज नाउ अंडर वन रूलर। अंडरस्टैंड, मौर्य साम्राज्य के बाद पहली बार लगभग जो पूरा महाद्वीप है, सब कॉन्टिनेंट है, वो क्या हो गया, तो एक ही शासन के अधीन आया था। किसके बाद, मौर्य साम्राज्य के बाद में, और वो किसके अंडर में आया, तो मोहम्मद बिन तुगलक के अंडर में आया। ऑल्दो दिस डोमिनेंस वॉज सिग्निफिकेंट, इट प्रूव टू बी शॉर्ट लिव्ड। अंडरस्टैंड, अभी ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी लेकिन ये ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकी। मोहम्मद बिन तुगलक हैड एम्बिशियस स्कीम्स बट दे वर ऑफन पुअरली एग्जीक्यूटेड। मोहम्मद बिन की जो योजनाएं थी वो बहुत महत्वाकांक्षी थी लेकिन उसे वो सही तरीके से लागू नहीं कर पाया मोहम्मद बिन तुगलक। One such was moving his capital from Delhi to Daulatabad, then called Devgiri, near present day संभाजीनगर। अंडरस्टैंड, छत्रपति संभाजीनगर। अभी उसने एक योजना बनाई थी कि राजधानी जो है दिल्ली से दौलताबाद लेके जाना, तब दौलताबाद को कहा जाता था देवगिरी, और ये जो देवगिरी है आज प्रेजेंट में ये कहाँ पर है, तो महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर में ये देवगिरी फोर्ट आता है। तो उसने एक प्लान बनाया था कि दिल्ली से क्या करेंगे, तो दौलताबाद को कैपिटल को शिफ्ट करेंगे, ये उसकी सोच थी उस समय। अंडरस्टैंड, परहैप्स ही थॉट इट्स मोर सेंट्रल लोकेशन वुड ऑफर बेटर कंट्रोल ऑफ द एम्पायर, और उसे शायद उसे ऐसा लगा होगा कि ये जो राजधानी होगी वो बीच में रहेगी और इससे क्या होगा, तो राज्य जो है पूरे राज्य पर बेहतर नियंत्रण रखा जाएगा, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। The people were forced to travel over 1000 kilometers and few years later, as his plan misfired, he shifted the capital back to Delhi. Understand? उसने क्या किया, तो लोगों को ज़बरदस्ती 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा जो दूरी है उसने उन्हें तय करवाने को कहा, या फिर उनसे करवाई गई लोगों से ज़बरदस्ती तरीके से। और बाद में क्या हुआ, as his plan misfired, he shifted the capital back to Delhi. जैसे उसे ऐसे रियलाइज हो गया कि उसकी जो योजना है वो असफल हो गई है, तो उसने अपनी राजधानी जो वो फिर से वापस वो दिल्ली ले गया। ओके, फिर से उसने क्या किया, तो दिल्ली को ही राजधानी बनवाया। बोथ ट्रांसफर्स रिजल्टेड इन ग्रेट लॉस ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू सम सोर्सेस, और ये जो उसने 2 बार इसकी जो यात्रा की, इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे लोग इसमें मारे गए। Okay, another instance was the introduction of token currency, where cheap copper coins were declared to be tokens and have the value of silver or gold coins. अभी उसने क्या किया, तो एक और योजना बनाई थी, that was the token currency. अंडरस्टैंड, और इसमें उसने क्या किया, तो चीप कॉपर मीन्स तांबे के सिक्कों को उसने इस्तेमाल किया और इन्हें डिक्लेयर करवा दिया, उनका जो मूल्य है वो किसके बराबर डिक्लेयर करवा दिया, चांदी और सोने के सिक्कों के बराबर उसने उसको घोषित किया। ऑल्दो दिस वॉज अ प्रोग्रेसिव आइडिया, ये उसकी अच्छी आइडिया थी। मोस्ट ऑफ आवर करेंसी टुडे इज एक्चुअली टोकन, आज भी जो हम करेंसी यूज़ करते हैं वो तांबे की बनी होती है, कॉपर से बनी होती है। एट द टाइम दिस क्रिएटेड कन्फ्यूजन द ट्रेड एंड इनकरेज पीपल टू काउंटर फेट कॉपर कॉइन्स, ऑल ऑफ विच कॉज द इकोनॉमी टू डिक्लाइन। मगर उस टाइम पर ये जो योजना है वो सफल नहीं हुई, क्योंकि व्यापार में गड़बड़ी हुई, लोगों ने नकली तांबे के सिक्के बनाने शुरू कर दिए। इससे जो इकोनॉमी है वो क्या बन गई, तो वीक बन गई, वो डिक्लाइन हो गई, वो कमज़ोर पड़ गई। अंडरस्टैंड, अभी एक पास में एक इमेज दी है, कैन यू सी दैट, फिगर 2.7, 19th century पेंटिंग डिपिक्टिंग मोहम्मद बिन तुगलक इन हिज कोर्ट। ओके,
पूरी इमेज देख लीजिए एक बार। 19th सेंचुरी की एक पेंटिंग है जिसमें आप देख सकते हैं कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है अपने दरबार में वो दिखाई दे रहा है, यू कैन सी हियर। आगे क्या दिया देखिए, द सुल्तान्स एंड देयर कोर्ट इलाइट लाइव्ड इन लग्जरियस पैलेसेस enjoying elaborate clothing, jeweled ornaments and fine clothes। अभी फाइन फूड्स, इसका मतलब है कि जो सुल्तान है और उसके जो दरबारी थे, कोर्ट इलाइट, अमीर उमरा जिसे बोला गया है, तो ये शानदार महलों में रहते थे, लग्जरियस पैलेसेस में। इंजॉइंग इलाबोरेट क्लोथिंग, उनके पास कीमती कपड़े वो पहनते थे। अंडरस्टैंड, ज्वेल्ड ऑर्नामेंट्स, गहनों से वो सजे रहते थे और अच्छा वो भोजन खाते थे। This wealth was largely derived from plunder from their military campaigns, taxes levied on common people and conquered regions, and engagement in slave trades। अभी ये दौलत जो उनके पास आई, ये उनके पास कैसे आई थी? ज़्यादातर जो युद्ध में लूटे गए धन है, इससे उन्हें ये सब क्या मिले थे? तो दौलत मिली थी। साथ ही साथ उन्होंने आम लोगों पर क्या लगाया? तो बहुत ज़्यादा टैक्स या फिर वो ज़्यादा कर उनसे वसूलते थे जीते हुए इलाकों से। ये उसका रीज़न है कि इसकी वजह से उनके पास ज़्यादा दौलत आई थी। मीन्स वो पूरी तरह से एक्सप्लॉइट कर रहे थे लोगों को, हरा कर उन पर ज़्यादा टैक्स लगाना कॉन्कर रीजन्स पर। इस तरह से वो दौलत कमा रहे थे लूटपाट करके। एंड एंगेजमेंट इन स्लेव ट्रेड्स, और बहुत बार तो वो गुलामों का व्यापार भी वो करते थे। स्लेव ट्रेड मीन्स एज इंस्लेव्ड पीपल प्रोवाइडेड फ्री लेबर और वर सेंट अवे टू डिस्टेंट सेंट्रल एशिया टू बी सोल्ड। अभी इसका मतलब है कि स्लेव ट्रेड का मतलब है कि लोगों को क्या करना, तो सेंट्रल इंडिया में भेजना फ्री ट्रेड करने के लिए, उसे पैसों के इसमें बेच देना। इस तरह से ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही थी। बट प्लंडर इन टर्न अफेक्टेड ट्रेड नेटवर्क्स एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। मगर ये जो लूटपाट हो रही थी, इससे व्यापार और जो खेती है दोनों का नुकसान होता था। किसका? ट्रेड का और एग्रीकल्चर का। दिस पीरियड ऑल्सो विटनेस न्यूमरस अटैक्स ऑन सैक्रेड एंड रेवरेंट इमेज ऑफ बुद्धिस्ट, जैन एंड हिंदू टेम्पल्स। अभी इस समय जो बौद्ध है, जैन है और हिंदू है, उनके मंदिरों की मूर्तियाँ और धार्मिक जो प्रतीक है उन पर भी हमले किए गए थे। Such destruction was motivated not just by plunder but also by iconoclasm। Iconoclasm का क्या मतलब होता है? देखो, the rejection or destruction of icons or religious images considered idolatrous। ओके, इसका मतलब है, अभी समझ लीजिए, इसे हिंदी में बोला जाएगा मूर्ति भंजन। ऐसा विचार या फिर काम जिससे क्या किया जाता है, तो मूर्तियों को नष्ट किया जाता है, क्योंकि उसे मूर्ति पूजा माना जाता है। अंडरस्टैंड, आइडोलैट्री माना जाता है, इसकी वजह से उसे खंडित किया जाता है, उसे तोड़ दिया जाता है। तो बहुत बार ये जो मंदिर तोड़े गए, तो इसके पीछे का उद्देश्य सिर्फ केवल धन लूटना नहीं है, तो उसके साथ साथ मूर्ति भंजन की सोच भी उसके पीछे थी। अंडरस्टैंड। उसके बाद दिया देखो, थिंक अबाउट इट, वाई डू वी यूज़ द टर्म इमेज रादर दैन कॉमन टर्म्स लाइक आइडॉल और आइकॉन। अभी हम जो आइडॉल या फिर आइकॉन जैसे शब्द है, इनकी जगह पर इमेज मीन्स प्रतिमा, इन शब्दों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? तो पेजोरेटिव इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जुदाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, हुज ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स कंडेम आइडोलेट्री और द वर्शिप ऑफ आइडॉल्स और आइकॉन्स। अभी आपको इसका रीज़न ये समझना होगा कि जो आइडॉल या फिर आइकॉन ये शब्द है, ये यहूदी, ईसाई और इस्लाम धर्म की दृष्टि से अपमानजनक माने जाते हैं। इन धर्मों के जो कट्टरपंथ है, अंडरस्टैंड, कट्टरपंथ जो है वो मूर्ति पूजा को गलत मानते हैं। ऑर्थोडॉक्स जिसे कह सकते हैं, ऑर्थोडॉक्स सेक्ट, कट्टरपंथी, ये क्या सोचते हैं, तो मूर्ति पूजा क्या है, तो एक गलत है। इंडियाज क्लासिकल टेक्स्ट यूज वर्ड लाइक मूर्ति, विग्रह, प्रतिमा, रूपा एक्सेट्रा टू डेजिग्नेट इमेजेस, ऑफन स्टैच्यूज यूज फॉर वर्शिप इन टेम्पल और होम्स। इन इंग्लिश इमेज इज अ न्यूट्रल टर्म। अभी यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि भारत के जो प्राचीन ग्रंथ है उसमें मूर्ति के लिए मूर्ति वर्ड यूज़ किया गया है, विग्रह, प्रतिमा, रूपा, ओके, रूप आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। और अंग्रेज़ी में इमेज, ये जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये तटस्थ माना जाता है, इसमें कोई नकारात्मक भाव नहीं होता, इसलिए उसके लिए इमेज वर्ड माना गया है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे समझना है हमें कि आइकॉन और आइडल की जगह हम इमेज वर्ड यूज़ कर रहे किया गया है इस बुक में। उसके बाद दिया देखो,
सम ऑफ द सुल्तान्स ऑल्सो इम्पोज द जजिया, और कुछ सुल्तानों ने क्या किया तो गैर मुसलमान जो है उन प्रजाओं पर जजिया कर लगाया। अ टैक्स ऑन नॉन मुस्लिम, एक तरह का टैक्स जो नॉन मुस्लिम सब्जेक्ट पे प्रजाओं पे लगाया जाता था। टू ग्रांट देम प्रोटेक्शन एंड एग्जम्पशन फ्रॉम मिलिट्री सर्विसेज, यह कहकर कि उन्हें सुरक्षा और सैनिक सेवा से छूट देने के बदले ये टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह से नॉन मुस्लिम्स लोगों पर ये जजिया कर लगाया गया बाय द सुल्तान। ओके, अब ये जो जजिया कर लगाया जाता था वो स्पेसिफिकली नॉन मुस्लिम्स पे लगाया जाता था, ओके, जो गैर मुसलमान हैं उन पर। इन प्रैक्टिस डिपेंडिंग ऑन द रूलर दिस डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स वुड बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन। अभी प्रैक्टिकली अगर देखा जाए, व्यवहार से अगर देखा जाए तो ये जो डिस्क्रिमिनेटरी टैक्स था, भेदभाव करने वाला टैक्स, इट वुड बी अ सोर्स ऑफ इकोनॉमिक बर्डन, एक तरह का एक आर्थिक बोझ था नॉन मुस्लिम्स पर, और एंड पब्लिक ह्यूमिलेशन, और एक तरह का अपमानजनक ये टैक्स उन्हें देना पड़ता, अपमान का कारण ये बनता था ये टैक्स। ओके, एंड फॉर्म अ फाइनेंशियल एंड सोशल इंसेंटिव फॉर सब्जेक्ट्स टू कन्वर्ट टू इस्लाम। कई बार यह टैक्स क्या होता था तो लोगों को इस्लाम धर्म अपनाने के लिए मजबूर या फिर प्रेरित भी करता था। अंडरस्टैंड, मुस्लिम बन जाते थे लोग इससे बचने के लिए जजिया कर से। एट द एंड ऑफ 14th century, Timur, a brutal Turkic Mongol conqueror from Central Asia, invaded northwest India and launched a devastating attack on Delhi, then thriving city. 14th century में 14th century के एंड में क्या हुआ तो मध्य एशिया का जो क्रूर तुर्क मंगोल शासक था तैमूर जिसे बोला गया, भारत में वो आया, और उसमें भारत में आकर क्या किया तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इन्वेड नॉर्थ वेस्ट इंडिया मीन्स नॉर्थ वेस्ट इंडिया, उत्तर पश्चिम भारत पर हमला किया, और लॉन्च अ डिवास्टेटिंग अटैक ऑन दिल्ली, और जो दिल्ली है उस पर भयंकर उसने आक्रमण किया तैमूर ने। देन थ्राइविंग अ सिटी, अंडरस्टैंड, भयंकर आक्रमण किया और बहुत सारे लोगों को भी उसने मारा इसमें। He wrote, as he wrote in his memoir, his twofold objective was to wage war with the infidels and to gain something by plundering the wealth of infidels. उसने उसकी आत्मकथा में लिखा है, उसका उद्देश्य लिखा उसने ये अटैक करने का, तो सब उसका जो उद्देश्य था वो क्या था तो काफिरों से युद्ध करना और उनकी दौलत लूटना। अभी इनफिडल्स मतलब काफिर, अभी काफिर का मतलब क्या होता है, इनफिडल का मतलब क्या होता है वो सबसे पहले हम समझेंगे। यहाँ पे दिया है देखो, लिटररी अगर वर्ड से देखा जाए इनफिडल्स या फिर काफिर का मतलब समवन हु डज नॉट शेयर द फेथ ऑफ अ गिवन रिलीजन। इसका सीधा मतलब ये है कि कोई व्यक्ति जो किसी धर्म की आस्था को नहीं मानता है, मीन्स वो जो तीमूर है उसके धर्म को आस्था को न मानने वाला जो पर्सन रहेगा दैट इज अ इनफिडल, या फिर उसे हम बोलेंगे काफिर। अंडरस्टैंड, अभी इसका अलग अलग इसमें अलग अलग तरीके से अर्थ है, जैसे कि मेडिवल क्रिश्चियनिटी में इनफिडल्स वर मुस्लिम्स और पेगन्स। अभी मध्ययुगीन जो इतिहास का काल था उसमें इनफिडल का मतलब होता है कि जो ईसाई को नहीं मानते हैं, वो कौन जैसे कि मुसलमान या फिर अन्य देवी देवताओं को मानने वाले जो थे देवर इनफिडल्स या फिर काफिर। इसकी डेफिनेशन फिर से चेंज हो गई मेडिवल इस्लाम में। मेडिवल जब मध्यकालीन इस्लाम में इसका क्या मतलब हुआ तो इनफिडल्स वर क्रिश्चियंस और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया हिंदूज बुद्धिस्ट एंड जैन। इसके हिसाब से इस्लाम के हिसाब से मध्ययुगीन इस्लाम के हिसाब से इनफिडल का मतलब होता है कि क्रिश्चियन जो क्या नहीं करते, इस्लाम को नहीं मानते। और भारत में इसका क्या संदर्भ है तो अकॉर्डिंग टू द मुस्लिम रूलर्स, मुस्लिम रूलर के अनुसार जो हिंदू है, बुद्धिस्ट है और जैन है, ये सब क्या है तो इनफिडल्स है, ये सब काफिर है। इसका मतलब यहाँ पे ऐसा बताया गया है। अंडरस्टैंड, तो उसका जो उद्देश्य था वो क्लियर था, वॉर विद इनफिडल्स, जो इनफिडल्स है काफिर है उनके साथ वॉर करना, और दूसरा क्या है तो उनसे क्या करना तो धन दौलत लूटना, उनकी दौलत लूटना, ये उसका क्लियर इंटेंशन था तीमूर का। ओके, आगे क्या दिया देखिए, लार्ज नंबर्स वर किल्ड और इंस्लेव्ड एंड द सिटी वॉज लेफ्ट इन रूइन। अंडरस्टैंड, इसमें उसने बहुत सारे लोगों को मारा, बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मारा और बहुत सारे लोगों को क्या किया तो गुलाम बनाकर वो ले गया और सिटी को छोड़ दिया वैसे ही पूरे डिस्ट्रक्शन में। तिमूर सून विड्रीव फ्रॉम इंडिया विथ ह्यूज प्लंडर लिविंग क्योस बिहाइंड। अभी जो ये है कौन तैमूर, वो क्या हो गया तो उसने दिल्ली को उजाड़ दिया और बहुत सारा खजाना लूटकर वो वापस चला गया। अंडरस्टैंड, कौन तिमूर। In the aftermath, the Lodhis emerged and established the last dynasty of the Delhi Sultanate. Okay, इसके बाद में
क्या हो गया, तो ये जो पूरी अर्थव्यवस्था थी पूरी तरह से दिल्ली सल्तनत कमज़ोर पड़ गई थी। और इसी बीच में जो लोधी वंश है वो उभरा और उसने दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश उन्होंने स्थापित किया। मीन्स सबसे लास्ट में आई कौन, तो लोधी डायनेस्टी लास्ट में आई और ये लास्ट सल्तनत थी, दिल्ली सल्तनत थी। By then, however, its territory had shrunk considerably in the face of increasing resistance from the other states and kingdoms from within India. अब ये जो सल्तनत है इसका इलाका बहुत छोटा हो गया था, क्योंकि भारत के जो अन्य राज्य या फिर अन्य राजा जो थे उसे लोधी डायनेस्टी को कड़ी टक्कर दे रहे थे। इसकी वजह से ये बहुत छोटा हो गया था। कौन सा, दिल्ली सल्तनत। इसके बाद क्या है, चलो समझ। रेसिस्टेंस टू द दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत का विरोध किस तरह से हुआ। थ्रू आउट इट्स रूल द दिल्ली सल्तनत फेस रेसिस्टेंस फ्रॉम मेनी क्वार्टर्स while many kingdoms fell into its net. It failed to subdue the eastern Ganga kingdom of Kalinga, which include present day Orissa and part of Bengal and Andhra Pradesh. अभी आपको यहाँ पे समझना होगा कि जो दिल्ली सल्तनत का शासनकाल था उन्होंने क्या किया, तो उनको बहुत ज़्यादा जगहों से क्या हुआ, तो विरोध उन्हें झेलना पड़ा। भले ही उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था, अंडरस्टैंड, बट इट फेल टू सबड्यू द ईस्टर्न गंगा किंगडम। जो ईस्टर्न गंगा किंगडम है, पूर्वी गंगा वंश है, प्रेजेंट डे में कलिंगा या फिर प्रेजेंट डे के जो स्टेट्स है उड़ीसा, पार्ट ऑफ बंगाल और आंध्र प्रदेश, यहाँ पे जो कलिंगा रूल कर रहे थे उन्हें वो जीत नहीं सके। ओके, आगे दिया देखो। वन ऑफ इट्स रूलर इन द मिड 13th century, Narasimha first, also spelled Narsinga Deva first, was noted for the military strength and cultural brilliance he brought to the kingdom. ओके, 13th century के जो मध्य में वहाँ के जो शासक थे नरसिंहदेव प्रथम, वो जो थे वो नोटेड, उनको स्पेसिफिकली जाना जाता है। उनका जो योगदान है वो किस में है, तो सैन्य शक्ति, मिलिट्री ब्रिलियंस जो उन्होंने लाई और मिलिट्री स्ट्रेंथ जो उन्होंने लाई, और कल्चरल ब्रिलियंस, कल्चर मीन्स सांस्कृतिक, जिसे बोला जाएगा कि सांस्कृतिक योगदान के लिए वो प्रसिद्ध हुए। कौन, नरसिम्हदेवा फर्स्ट। अपार्ट फ्रॉम रिपेलिंग मल्टीपल inroad of the sultanate, he defeated the Delhi sultanate governor of Bengal. Understand? उन्होंने न सिर्फ सल्तनत को कई आक्रमणों में विफल किया, बल्कि जो बंगाल के दिल्ली सल्तनत के गवर्नर है उन्हें भी उन्होंने हरा दिया। किसने, नरसिम्हदेवा फर्स्ट ने। Understand? Partly to commemorate these victories, he built the famed सूर्या टेम्पल एट कोणार्क, प्रेजेंट डे ओडिशा। इन विजयों की याद में उन्होंने प्रसिद्ध ऐसा सूर्य मंदिर उन्होंने बनाया कोणार्क में, जो आज का है तो ओडिशा, कोणार्क में उन्होंने उसका निर्माण करवाया था। याद रखिए, दिल्ली सल्तनत को भी उन्होंने हराया और उनका जो गवर्नर था बंगाल का उसे भी उन्होंने हराया था नरसिम्हदेवा ने, और इसी के इसमें उन्होंने प्रसिद्ध ऐसा सूर्य मंदिर भी उन्होंने बनवाया था, जो आज का है तो उड़ीसा में है। यहाँ पे फिगर नंबर 2.8 आप देख सकते हैं। अ स्टैच्यू, एक स्टैचू देख लीजिए एक बार अच्छे से, नीचे इंफॉर्मेशन क्या दी है हम समझेंगे। फिगर 2.8, अ स्टैचू डिपिक्टिंग नरसिम्हदेवा फर्स्ट सीटेड ऑन हिज थ्रोन सराउंडेड बाय अटेंडेंट्स एंड म्यूजिशियंस। आप देख सकते हैं इस इमेज में कि नरसिम्हदेव जो है प्रथम, उनकी एक इमेज है, उनकी प्रतिमा है जिसमें वो अपने सिंहासन पर बैठे हैं और चारों ओर सेवक और संगीतकार खड़े हैं। अंडरस्टैंड, ऐसी इमेज आप देख सकते हैं। थिंक अबाउट इट, सोचना है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तुगलक के टाइम में द मुसुनरी नायकाज तेलुगु chieftain rallied over 75 more than chieftains of the region, formed a confederacy that defeated smaller provinces, formed a confederacy that defeated the Delhi Sultanate force and expelled Muhammad bin Tughlaq's army from Warangal, present day Telangana, around 1330 to 1336. अब सोचना है आपको, थिंक अबाउट इट। जो तुगलक काल में जो मुनुसरी नायक जो तेलुगु सरदार था, उन्होंने क्या किया, तो उनके क्षेत्र के जो नियर अबाउट 75 चीफ्टन थे, सरदार थे, उनको मिलकर उन्होंने एक कॉन्फेडरेसी बनाई, अंडरस्टैंड, संघ बनाया, और इन संघ ने कई छोटे प्रांतों को हराया और अंत में जो दिल्ली सल्तनत की सेना है उनको भी वारंगल में उन्होंने हराया। आज का जो तेलंगाना है वहाँ से उन्होंने उसे निकाल दिया, मोहम्मद बिन तुगलक की आर्मी को। अब ये कब हुआ था, 1330 टू 1336 के बीच में ये सब हुआ था।
डू यू थिंक इट वुड हैव बीन एन ईजी टास्क टू ब्रिंग टुगेदर 75 लीडर्स इन दोज डेज? क्या आपको लगता है कि उस समय जो 75 अलग अलग नेता है, अलग अलग सरदार है, उनको साथ में लाना इतना आसान रहा होगा? मगर उन्होंने वो करके दिखाया। उनका नाम है मसूनरी नायक। ओके, मसूनरी नायक, इन्होंने ये करके दिखाया। अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं। वी मेंशन अर्लियर अलाउद्दीन्स पुश टू साउथ अट्रैक्टेड बाय इट्स रिनॉट वेल्थ। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो दक्षिण की ओर उसने अपने अभियान चलाए, क्योंकि उसे मालूम था कि दक्षिण की ओर बहुत सारी क्या तो अपार ऐसी धन संपदा थी। इसकी वजह से उसने उसके अभियान यहाँ पे चलाए साउथ की तरफ। एट द टाइम, उस समय होयसला वंश, होयसला जो थे रूल पार्ट ऑफ सदर्न इंडिया। वो क्या कर रहे थे? तो सदर्न इंडिया पे वो रूल कर रहे थे। मोस्टली प्रेजेंट है कर्नाटका, आज के कर्नाटका क्षेत्र में। अंडरस्टैंड? फिगर 2.3 में भी ये दिखाया गया है, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। अंडरस्टैंड? एंड फेंडेड ऑफ सेवरल अटैक्स फ्रॉम द दिल्ली सल्तनत, रिमेनिंग द ओनली इंडिपेंडेंट किंगडम इन द साउथ। उन्होंने क्या किया? तो दिल्ली सल्तनत की कई ऐसे हमलों को उन्होंने रोका और दक्षिण का एकमात्र स्वतंत्र राज्य वो बने रहे। ओके, कौन? होयसला। However, weakened by these attacks and internal conflicts, the Hoysala kingdom declined and in the mid 14th century was absorbed into the Vijayanagara empire further south। लेकिन ये जो लगातार आक्रमण होते रहे और आंतरिक कलह, इंटरनल कंफ्लिक्ट की वजह से जो होयसला साम्राज्य है वो क्या हो गया? तो कमज़ोर होकर धीरे धीरे ख़त्म हो गया और बाद में 14th सेंचुरी के मध्य तक ये जो राज्य है वो दक्षिण का जो विजयनगर साम्राज्य है उसमें वो शामिल हो गया। फिगर नंबर 2.9, द होयसलास बिल्ड मैग्निफिसेंट टेम्पल्स फॉर इंस्टेंस टू दोज ऑफ बेलूर, दिस पिक्चर एंड हालेबिडू। इसका मतलब है कि होयसलास ने क्या किए? तो शानदार ऐसे मंदिर बनवाए। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं, ये बेलूर का मंदिर है। अंडरस्टैंड? और हालेबिडू के मंदिर उन्होंने बनवाए। ओके, चलिए आगे क्या दिया देखते हैं। डोंट मिस आउट द स्क्रिप्चर इन द फिगर 2.9 नरेट्स द स्टोरी बिहाइंड द होयसलास एम्ब्लेम। Kannada folklore recounts the story of Sala, a young man who fought a lion to save his guru, giving the dynasty its name Hoysala। अंडरस्टैंड? अभी ये जो इमेज आप देख रहे हैं 2.9 में, वो जो इमेज दिखाई गई है वो होयसला वंश के प्रतीक की कहानी बताते हैं। अंडरस्टैंड? क्या है वो? जो कन्नड़ लोक कथा है, कन्नड़ फोकलोर, उनके अनुसार साला जो है SALA, साला नाम का एक युवक ने क्या किया? तो अपने गुरु को बचाने के लिए वो शेर से लड़ गया था। तभी होय मीन्स मारो साला की पुकार हुई और इसी से इस वंश का नाम क्या बन गया? तो होयसला पड़ गया। तो यही इस इमेज में देख सकते हैं आप किस तरह से उसने शेर को पर अटैक कर दिया खुद के गुरु को बचाने के लिए, और इससे ही होयसला इस वंश का नाम पड़ गया था। इसके बाद यह देखो, द दिल्ली सल्तनत also faced rebellions from the emergence of several independent regional sultanates। अभी यहाँ पे क्या हो गया? तो जो दिल्ली सल्तनत है उनको भी क्या करना पड़ा? तो कई जगहों से विद्रोह का सामना करना पड़ा। अलग अलग ऐसी स्वतंत्र ऐसी सल्तनतें वहाँ पे बननी शुरू हो गई थी। द बहामनी सल्तनत फॉर इंस्टेंस रोज इन द मिड 14th century एंड कंट्रोल मच ऑफ द डेक्कन फॉर अ वाइल। बहामनी सल्तनत जो है 14th सेंचुरी के मध्य में ये बनी कुछ समय के लिए और उन्होंने दक्कन क्षेत्र पर नियंत्रण किया था। आगे क्या दिया देखो, पावरफुल सल्तनत्स ऑल्सो इमर्ज इन गुजरात। शक्तिशाली ऐसी सल्तनतें गुजरात में बनी, बंगाल में बनी एंड अदर रीजन्स, और अन्य क्षेत्रों में भी ये बनी थी। लीडिंग टू अ कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ अलायंसेस एंड फ्रीक्वेंट वॉर्स। इनके बीच में अक्सर क्या होते थे? गठबंधन होते थे और युद्ध चलते रहते थे। पार्ट्स ऑफ राजस्थान ऑल्सो रिमेन बियॉन्ड द रीच ऑफ दिल्ली सल्तनत। राजस्थान के कई हिस्से जो थे दिल्ली सल्तनत के अधीन नहीं आए। इन द 15th century it faced steep resistance from Raja Kumbha, the ruler of Mewar kingdom, who also successfully repelled invasions from these latter सल्तनत्स। ओके, 15th सेंचुरी में जो मेवाड़ के शासक थे राणा कुंभा, उन्होंने भी क्या किया? तो दिल्ली सल्तनत और उनकी बाद की जो सल्तनतें थी उनके आक्रमणों को रोका और उनका डटकर उन्होंने मुकाबला किया। राणा क्या है? तो राणा वर्ड का मीनिंग दिया देखो यहाँ पे, अ टाइटल ऑफन यूज्ड फॉर राजपूत किंग्स। ये जो वर्ड है राणा, ये राजपूत किंग के लिए यूज़ किया जाता था।
ये आप यहाँ पे समझ सकते हैं। अभी फिगर 2.10 अ व्यू ऑफ कुंभलगढ़ फोर्ट इन अरावली हिल्स, वहाँ पर ये किला है, फोर्ट अरावली हिल्स पर बनाया गया था। इसका नाम है कुंभलगढ़। बहुत ही खूबसूरत ऐसा व्यू आप इसका देख सकते हैं, उस टाइम पे बनाया गया है। कुंभलगढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा in the 15th century in the Aravalli Hills and served as a stronghold for the rulers of Mewar, a prominent Rajput kingdom in the central and southern part of today's Rajasthan। अब ये जो 15th सेंचुरी में राणा कुंभा ने अरावली की पहाड़ियों में ये कुंभलगढ़ किला बनवाया था, और ये जो कुंभलगढ़ का जो किला था ये मेवाड़ राज्य आज का कौन सा एरिया, राजस्थान का मध्य और दक्षिण जो भाग है उसका एक महत्वपूर्ण ये किला था, दुर्ग था। Surrounded by forest and steep slopes, okay, it is famous for its massive 36 kilometers long wall, one of the longest continuous wall in the world, okay। चारों तरफ जंगल था इस किले के, और खड़ी ऐसी पहाड़ियों से घिरा यह किला बेहद सुरक्षित माना जाता था। और इसकी जो दीवार थी, इट इज़ फेमस फॉर इट्स मैसिव 36 किलोमीटर लॉन्ग वॉल, एक 36 किलोमीटर की लगभग लंबी इतनी दीवार थी, जो दुनिया की सबसे लंबी जो है किलों की दीवारों में से एक है। इस तरह से कुंभलगढ़ का किला आप देख सकते हैं, ये राणा कुंभा ने बनवाया था। कुछ एक्सप्लोर करेंगे, चलो सोचते हैं इसके बारे में क्या है। Why do you think such locations were chosen for many of the medieval forts? Discuss pros and cons। आपको क्या लगता है कि मध्यकाल के समय में किले जो थे ऐसी कठिन जगहों पर बनाए जाते थे, उसके क्या प्रोज और कौन से फ़ायदे या फिर नुकसान हो सकते हैं। तो थिंक ऑफ इशू ऑफ स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी एंड वल्नरेबिलिटी, उसके बारे में देखेंगे। अगर फ़ायदे देखे जाए तो ऊंचाई और जो पहाड़ी के इलाके हैं दुश्मनों पर नज़र रखने के लिए आसान होता था, इसके लिए इसका फ़ायदा है। जंगल और जो ढलान है, दूसरा जो फ़ायदा वो है क्या है कि जंगल और ढलान जैसी प्राकृतिक रुकावटों से दुश्मनों को रोकने में मदद होती थी। सुरक्षा मजबूत रहती थी और आक्रमणकारी जो है वो आसानी से किले पर कब्जा नहीं कर पाते थे, इसलिए इस तरह के किले बनाए जाते थे उस टाइम पे। और अगर नुकसान देखा जाए तो अगर देखे जाए तो दूर दराज और ऊंचे इलाकों में पानी, भोजन और सामान पहुंचाना ज़रा मुश्किल होता था, ये उसका एक नुकसान है। सामान्य लोगों तक पहुंचना कठिन था, इसलिए व्यापार और संपर्क सीमित रहता था, ये इसका हम नुकसान समझ सकते थे। और घेराबंदी जो है तो ये सब चीज़ें परेशान करती थी। अगर घेराबंदी की जाए किले को तो जो अंदर रहने वाले लोग थे वो परेशान हो जाते थे भोजन के लिए और ज़रूरी चीज़ों के लिए। ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे अपना आज का जो सेकंड पार्ट है हम यहाँ पे ख़त्म कर रहे हैं, और जो विजयनगर एम्पायर है इसे और आगे वाले जो पॉइंट्स है उसे हम पार्ट 3 में डिस्कस करेंगे। आई होप आपको जो आज का जो हमारा वीडियो था पार्ट 2, ओके, ये जो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। और पार्ट 2 था अपना राइज एंड फॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत, ओके, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, देखते रहिए सुबोध फाउंडेशन हिंदी, ये अपना यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, देखते रहिए अपना यूट्यूब चैनल। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।